हर सिनेमैटिक यूनिवर्स में एक ऐसा इवेंट आता है जो उस यूनिवर्स की आइडेंटिटी को हमेशा के लिए बदल डालता है। मार्वल के लिए वो था इन्फिनिटी वॉर और सीक्रेट वॉर्स, डीसी के लिए क्राइसिस ऑफ इन्फिनिट अर्थ और होली काउ यूनिवर्स के लिए वही इवेंट है ऑपरेशन डीके। और ये सिर्फ एक नॉर्मल सा ही सुपर हीरो क्रॉसओवर बिल्कुल नहीं है, बल्कि कॉस्मिक हॉरर, इंडियन माइथोलॉजी, अर्बन फैंटेसी और साइकोलॉजिकल थ्रिलर के कई सारे एलिमेंट्स को ब्लेंड कर देता है। और यहाँ पर हर एक हीरो सिर्फ दुनिया को ही नहीं बचा रहा, बल्कि अपने एग्जिस्टेंस को भी बचा रहा। और मेजरली यही एक इवेंट है, यही एक वजह है जिसकी वजह से हमने सोचा कि अगर भाई कोई नई कॉमिक बुक यूनिवर्स हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने चैनल पर, एंड दैट इज गोइंग टू बी होली काउ एंटरटेनमेंट, तो गाइस वहां पर सबसे यूनिक से क्रॉसओवर से ही क्यों ना स्टार्ट किया जाए। एंड देन मे बी लेटर ऑन अगर तुम चाहोगे तो एक एक इंडिविजुअल सुपर हीरोज पर भी वीडियोस हम ला सकते हैं। तो बिना ज्यादा देर करे जल्दी से स्टार्ट करते हैं ऑपरेशन डीके के साथ और बताते हैं यहाँ पर हमें क्या कुछ देखने को मिलता है and what this comic series was all about. So let's just dive in. होली काउ यूनिवर्स की दुनिया हमारे इंडिया जैसी दिखती जरूर है, लेकिन ठीक उसके नीचे एक दूसरी रियलिटी चल रही होती है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, लखनऊ जैसे शहरों की भीड़ के बीच छुपी हुई है कुछ सीक्रेट मैजिकल सोसाइटीज, फॉरगॉटन गॉड्स और इंडियन फोकलोर के नाइटमेयर एग्जिस्ट करते हैं। हर एक गली के नीचे कोई ना कोई एंशिएंट टनल है जहाँ सुपरनैचुरल क्रिएचर्स अपना पैरेलल यूनिवर्स चला रहे हैं। ये सारी चीजें आम आदमी को तो पता नहीं है, बट गवर्नमेंट सब जानती है और इसीलिए बनाया गया था डिपार्टमेंट ऑफ सुपरनैचुरल इंटरवेंशंस। ये कोई नॉर्मल पुलिस या मिलिट्री नहीं है, बल्कि ये इंडिया का सबसे सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन है जो घोस्ट, डीमंस, मैजिकल आर्टिफैक्ट और इंटर डायमेंशनल थ्रेट्स को मॉनिटर करते हैं। और इस डिपार्टमेंट का लीडर है मेजर शैतान सिंह, एक इमॉर्टल वॉरियर जिसने सेंचुरीज तक काउंटलेस पैरानॉर्मल वॉर्स देखे हैं। और उसके लिए ये मॉन्स्टर सिर्फ फाइल्स का पार्ट है, लेकिन जो थ्रेट अब आने वाला है उसके सामने शैतान सिंह के सारे एक्सपीरियंसेस फीके पड़ने वाले हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे इवेंट से जो पहली बार देखने पर बस एक डिप्लोमेटिक सी मीटिंग लगती है, जहां पर एक बहुत पावरफुल असुर जिसका नाम है निरेक, वो खुद भाई डीएसआई के हेडक्वार्टर्स में पहुंच जाता है। और यहाँ पर नॉर्मल सी बात है कि सारे ही डीमंस और भाई जो एजेंसीज हैं गवर्नमेंट वाली, वो कहीं ना कहीं दूसरे के बहुत बड़े दुश्मन रहते हैं। लेकिन अगर कभी ऐसा हो जाए कि एनिमी तुम्हारा खुद ही तुम्हें वार्निंग देने आ रहा है, तब तुम खुद ही समझ सकते हो कि यहाँ सिचुएशन कितनी ज्यादा डेंजरस हो गई होगी। निरेक यहाँ बताता है कि एक फोर्स है जो इस यूनिवर्स के एज से अर्थ की तरफ बढ़ने लगी है, और इस फोर्स का नाम वो बताता है द डीके। और ये डीके ना कोई आर्मी है, ना इन्वेजन है, और ना ही कोई एलियन कॉन्करर, बल्कि असल में ये एक नेचुरल क्लेंजिंग कॉस्मिक मैकेनिज्म है जो कई बार आकर हर एक सिविलाइजेशन को इरेज कर देता है जब भी वो सिविलाइजेशन अपनी एग्जिस्टेंस की लिमिट को क्रॉस करते हैं। और यूनिवर्स के हिसाब से इस मूवमेंट पर जो इंटेलिजेंट लाइफ है वो एक तरह की डिजीज में बदल चुकी है, और द डीके यूनिवर्स की तरफ से एक इम्यून रिस्पॉन्स है। और यहाँ पर शुरू में डीएसआई के कई सारे साइंटिस्ट और ऑफिसर्स को ये लगता है कि शायद निरेक यहाँ पर चीजों को बहुत ज्यादा एग्जैजरेट करके बता रहा है, लेकिन इस मीटिंग के वक्त ही पूरी दुनिया में कुछ ना कुछ अजीबोगरीब चीजें भी होना शुरू हो जाती हैं। सिटीज के आसपास रियलिटी डिस्टॉर्ट होने लगती है, लोग बिना वजह डिसअपीयर हो जाते हैं, वहीं बिल्डिंग्स के अंदर कुछ अजीब सी ज्योमेट्री दिखने लगती है, और टाइम भी बहुत ही वियर्ड तरीके से मूव करता है, जहां कुछ जगहों पे सब कुछ स्लो मोशन लगेगा और कुछ जगहों पर टाइम लैप्स। और इन सारी न्यूज को सुनने के बाद, देखने के बाद डीएसआई के ऑफिसर्स भी कहीं ना कहीं ये रियलाइज कर लेते हैं कि शायद निरेक की ये वार्निंग सच हो सकती है। और इसी के पैरेलल में एक दूसरी स्टोरी लाइन चल रही होती है जो कि इनिशियली अनरिलेटेड लगती है, और इसका प्रोटैगनिस्ट है अयुध, एक स्ट्रीट लेवल मर्सनरी मैजिशियन। अयुध कोई टिपिकल सुपर हीरो नहीं है, वो ब्लैक मैजिक जानता है, कर्स वेपन को यूज करता है और पैसों के लिए डेंजरस पैरानॉर्मल जॉब्स एक्सेप्ट करता है। और एक दिन उसके सामने उसके मर्डर्ड दोस्त की घोस्ट अपीयर होती है, और उसकी घोस्ट सिर्फ रिवेंज नहीं मांगती, वो अयुध को एक कॉन्स्पिरेसी के बारे में बताती है जो कॉन्स्पिरेसी दुनिया के एंड से कनेक्टेड है। अयुध अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है और उसे पता चलता है कि नॉर्मल गैंग वॉर्स के पीछे एक्चुअली में सुपरनैचुरल पावर्स का कंट्रोल चल रहा है। और यहीं पे ये रिवील होता है कि कई सारी क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशंस अननोइंगली इंटर डायमेंशनल इंसेक्ट्स के इन्फ्लुएंस में आ चुकी हैं। और जो ये इंसेक्ट्स हैं वो फिजिकल क्रिएचर्स बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि ये रियलिटी पैरासाइट्स हैं जो कि दो डिफरेंट डायमेंशंस के बीच में एग्जिस्ट करते हैं। और जहाँ भी ये सॉन्ग पहुँचता है वहाँ पे लोग इरैशनली वायलेंट हो जाते हैं और सिविलाइजेशन खुद अपनी ही डिस्ट्रक्शन बन जाती है। और जैसे जैसे अयुध
डीपर जाता है उसे ये पता चलता है कि ये जो इंसेक्ट्स हैं वो सिर्फ सिम्टम्स हैं, इसकी रियल डिजीज तो कुछ और ही है। ये क्रिएचर्स असल में डीके के एडवांस स्काउट्स हैं। ये डायमेंशंस को वीक करते हैं ताकि फाइनल कॉस्मिक फोर्स बिना किसी रेजिस्टेंस के एंटर कर सके। उसके बाद दोबारा से ये कहानी स्विच होती है मेजर शैतान सिंह के ऊपर, जो भाई समझ चुके हैं कि अर्थ के पास शायद अब ज्यादा टाइम नहीं बचा है, और इसी वक्त वो एक्टिवेट करते हैं डीएसआई का सबसे ज्यादा सीक्रेट प्रोटोकॉल, जिसमें दुनिया भर से कई सारे यूनिक पैरानॉर्मल प्रोटेक्टर्स को एकत्रित किया जाता है। और यहाँ पर सबसे पहला नाम होता है ओकारी का, और ओकारी कभी एक कॉस्मिक गॉड हुआ करता था, जिसका मतलब है कि उसके पास अनइमेजिनेबल डिवाइन पावर्स थी। लेकिन काउंटलेस कॉस्मिक वॉर्स देखने के बाद उसने डिसाइड किया कि वो अपनी डिविनिटी को ही रिजेक्ट करे, और उसने एक गॉड बनने का नहीं बल्कि एक नॉर्मल इंसान बनना चूज किया। और अब वो इंडिया के हाईवेज पर एक ट्रक ड्राइवर बन के एक तरह से काफी सिंपल सा लाइफस्टाइल जी रहा है, और उसकी एक सिंपल सी फिलॉसफी है, क्योंकि उसका मानना है कि गॉड जो है वो जितनी ज्यादा प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं उससे भी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट भी कर देते हैं। मगर लेटर ऑन जब डीके का थ्रेट सामने आता है तो मेजर शैतान सिंह किसी न किसी तरीके से ओकारी को भी कन्विंस कर लेता है और बताता है कि अगर वो इस वक्त वापस नहीं आया तो शायद सिर्फ अर्थ ही नहीं बल्कि पूरा यूनिवर्स या पूरी सिविलाइजेशन शायद एग्जिस्टेंस से हट जाएगी। मगर यहाँ पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी सामने आती है कि ओकारी की जो अनलिमिटेड डिवाइन पावर्स थी वो सिर्फ एक एक्स की मदद से ही एक्टिवेट हो सकती है, और उसके बिना ओकारी इनकम्प्लीट है। और वो एक्स किसी टेम्पल या वॉल्ट में नहीं है बल्कि एक एंशिएंट फोर्स फील्ड के अंदर लॉक्ड है, और इस फोर्स फील्ड के आसपास एक विलेज है जहाँ पीसफुल डीमंस सालों से छुप कर रह रहे हैं। और ये सारे डीमंस ह्यूमैनिटी के एनिमीज नहीं हैं, वो सिर्फ और सिर्फ सरवाइव ही करना चाहते हैं। और यहाँ पे ओकारी को सिर्फ अपना वेपन ही नहीं लेना है बल्कि ये भी डिसाइड करना है कि इनोसेंट डीमंस की पीसफुल लाइफ को डिस्ट्रॉय करके अपनी डिवाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करना सही होगा। और शायद यही ऑपरेशन डीके का सबसे इमोशनल सब प्लॉट है, क्योंकि कहानी बार बार ये दिखाती है कि मॉन्स्टर्स और ह्यूमैनिटी के बीच जो लाइन है वो इतनी सिंपल नहीं है जितनी की स्टोरीज में दिखाई जाती है। फिर धीरे धीरे होली काउ यूनिवर्स के सारे हीरोज एक टीम में कन्वर्ट हो जाते हैं। मूनब्लेड जो शैडोज का मास्टर और एक टूथलेस विजिलेंटे है, ब्रिजेश जिसके पास ओवरवेलमिंग फिजिकल स्ट्रेंथ है, फैजा जिसके पास सुपरनैचुरल नॉलेज और मैजिकल एबिलिटीज हैं, वो पूरी टीम को सरवाइव करने में हेल्प करती है। और वहीं रोमी स्ट्रैटेजीज और इमोशनल स्टेबिलिटी का एक सेंटर बन जाती है। और यहाँ पे लीडरशिप के रोल में मेजर शैतान सिंह और दोनों दिखते हैं। फिर जैसे जैसे द डीके अर्थ के और ज्यादा करीब आने लगता है, ये कहानी एक डिटेक्टिव थ्रिलर से एक फुल स्केल एपोकलिप्टिक वॉर में बदल जाती है। दुनिया भर में कुछ हॉरिफाइंग क्रिएचर्स अपीयर होने लगते हैं जिन्हें सभी हीरोज नाम देते हैं टूथ मॉन्स्टर्स का, क्योंकि इन मॉन्स्टर्स की पूरी बॉडी कहीं ना कहीं लिविंग टूथ से ही बनी होती है, और ये अपने विक्टिम्स को फिजिकली नहीं खाते बल्कि उनकी मेमोरीज को ही कंज्यूम करते हैं। जिसका मतलब है कि अगर कोई इंसान इनके अटैक से बच भी जाए तो शायद वो अपनी आइडेंटिटी, अपनी मेमोरीज को भूल चुका हो। फिर धीरे धीरे पूरी रियलिटी अनस्टेबल होने लग जाती है। कुछ हीरोज एक रूम में एंटर करते हैं और बाहर निकलते ही उनको लगता है कि बस एक ही मिनट बीता है, लेकिन दुनिया में कहीं ना कहीं एक साल गुजर चुका होता है। और वहीं कहीं और कुछ डेड हीरोज वापस से दिखने लगते हैं और कई बार उनके फ्यूचर वर्जन्स प्रेजेंट में फॉर्म हो जाते हैं। फाइनली हीरोज डीके की फिजिकल मैनिफेस्टेशन तक पहुंच जाते हैं। सबको लगता है कि सामने कोई जायगेंटिक मॉन्स्टर या गॉड होगा, लेकिन जो एंटिटी उनके सामने आती है उसका कोई भी फॉर्म ही नहीं होता। कभी वो एक इंसान दिखता है, कभी वो एंशिएंट ट्री, कभी एंडलेस डार्कनेस, कभी बिलियंस ऑफ फेसेस। और यहाँ पे सबसे शॉकिंग बात ये होती है कि वो हीरोज पे अटैक नहीं करता बल्कि उनसे बात करता है। और वहाँ पे मेजर शैतान सिंह उससे पूछता है कि वो बिलियंस ऑफ लाइफ क्यों डिस्ट्रॉय कर रहा है, और डीके का जवाब ही यहाँ ऑपरेशन डीके का सबसे फिलोसफिकल मूवमेंट बन जाता है। और वो कहता है कि हर सिविलाइजेशन एक ही साइकिल फॉलो करती है, सर्वाइवल, एक्सपेंशन, डोमिनेशन, एक्सप्लॉइटेशन और फाइनल सेल्फ डिस्ट्रक्शन। और अगर किसी सिविलाइजेशन को इन्फिनिट टाइम दे दिया जाए तो इवेंचुअली वो पूरे यूनिवर्स को ही कंज्यूम कर सकती है। और इसी वजह से डीके जेनोसाइड नहीं करता, वो एक गार्डनर की तरह डेड ब्रांचेस को रिमूव कर देता है ताकि पूरा कॉस्मिक ट्री सरवाइव कर सके। उसकी नजर में ह्यूमंस, गॉड्स, डीमंस और एलियंस एक टेम्परेरी ऑर्गेनिज्म है जिनका एंड होना एक नेचुरल प्रोसेस है। और इस बड़े रियलाइजेशन के बाद सभी हीरोज के सामने एक बड़ा सा मॉरल डिलेमा भी खड़ा हो जाता है, जहां ये लगता है कि क्या वो एक ऐसी फोर्स से लड़ रहे हैं
जो शायद गलत है ही नहीं। या तो पूरी एग्जिस्टेंस को बचा लेना मोरालिटी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पर फाइनल बैटल में पूरी टीम स्प्लिट हो जाती है और ये बैटल इतना ज्यादा खतरनाक होने लगता है कि एक एक करके कई सारे मेजर प्लेयर्स सैक्रिफाइस हो जाते हैं। और इस कहानी में कोई लास्ट मिनट स्पेक्टिकल या मिरेकल नहीं होता, बल्कि सिर्फ परमानेंट लॉसेस दिखती हैं। और यहाँ पर लास्ट कन्फ्रंटेशन में मेजर शैतान सिंह समझ जाता है कि चाहे ये हीरोज कितनी भी पावर यूज कर ले, कुछ भी कर ले, यहाँ पर डीके को हराना या रोक पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। अगर वो कुछ कर सकते हैं तो वो उसे डिस्ट्रॉय करना नहीं, बल्कि जिस सील से वो यहाँ पर एंटर किया है इस यूनिवर्स में, उसी को बंद करना हो। लेकिन इस बड़ी सील को या ब्रीच को क्लोज करने की प्राइस भी बहुत ज्यादा बड़ी, जहां पर इट कम्स डाउन टू कि हर एक इंडिविजुअल हीरो को अपने सबसे दिल से करीब चीज को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। और फिर यहाँ पर दुनिया को बचाने के लिए इन हीरो में से कोई एक अपनी इमॉर्टैलिटी दे देता है, वहीं कोई और अपनी मेमोरी, और कुछ तो अपनी डिवाइन पावर्स तक का त्याग कर देते हैं। और आखिरकार इतने सारे सैक्रिफाइसेस के बाद जो द डीके है वो अर्थ से वापस अपने जगह पर चला जाता है, जिसका मतलब है कि परमानेंटली तो नहीं पर टेम्पररी अभी के लिए ये यूनिवर्स सेफ है। और इस पूरे ऑपरेशन डीके के बाद जो यूनिवर्स हमारे सामने बचता है वो काफी ज्यादा अलग हो जाता है, जहां पर मैजिक का ओवरऑल बैलेंस टूट चुका है, कई सारे बड़े हीरोज परमानेंटली डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, और जो नॉर्मल लोग हैं उन्हें भी सुपरनैचुरल रेल्म्स और एंटिटीज के बारे में थोड़ी बहुत हिंट्स मिलने लगी हैं। और जो लोग भी यहाँ पर सरवाइव कर लिए हैं वो पहले जैसे बिल्कुल नहीं रहे। और इस वजह से ऑपरेशन डीके होली कॉर यूनिवर्स का सिर्फ एक सबसे बड़ा क्रॉसओवर इवेंट नहीं है, बल्कि उसका सबसे इमोशनल, फिलोसफिकल और एक हॉरिफाइंग चैप्टर माना जाता है। और ये कहानी ये प्रूव करती है कि कभी कभी सबसे डेंजरस विलेन वो नहीं होता जो कि ईविल हो, बल्कि वो होता है जिसका लॉजिक इतना सही हो कि उसके खिलाफ लड़ना भी गलत लगने लगे। तो यही था हमारा ऑपरेशन डीके का ब्रेकडाउन गाइस। आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और अगर होली कॉर यूनिवर्स के बारे में और जानना चाहते हो तो वो भी कमेंट्स में बता देना। और अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइस।